નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? હું દિલીપ મિશ્રા સ્વાગત કરું છું તમારા દિલીપ સર સાયન્સ ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં. દોસ્તો, તમને ધોરણ 10ના રિપીટર વિદ્યાર્થી છો, તમને અંગ્રેજીના પેપર આપવાનું છે, તમે પેપર અધરા લાગે છે, શું તમે આ વિડિયો જો? આ वीडियो खास तमारा माटे छे. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रिपीटर स्टूडेंट्स हैं और आपको अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है और आप एग्ज़ाम पास आउट करना चाहते हैं, जो आने वाली नेक्स्ट डेट को एग्ज़ाम होने वाली है रिपीटर स्टूडेंट्स की, और यू वांट टू पास इट, आप इसे पास करना चाहते हो, तो आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से आजमा लेना, अच्छे से सीख लेना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना दोस्त. आई गारंटी कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता. तो ये वीडियो में मैं एक पेपर मॉडल आपको करके बताऊंगा, एकदम स्पीड में बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि स्लो चल रहा है तो आप प्लेबैक की स्पीड बढ़ा के ही देख लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें दोस्त, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो पूरी आप ट्रिक समझ पाओगे. आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश एंड आई नो वेल, क्योंकि मैंने कई बार बोर्ड में सप्लीमेंट्री चेक की है और मुझे पता है कि किस तरह से अगर आप लिखोगे और किस तरह से अगर आपको कम भी आ रहा है, किस तरीके से आप किस चालाकी का इस्तेमाल करो जिससे आप आसानी से पेपर में ऐसा कुछ लिख के आ पाओ. कम भी आता है आपको तो भी आप ऐसा करके आ पाओ जिससे आप पास हो जाओ. अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो तो यू कैन गेट मोर मार्क्स बाई डूइंग दिस प्रैक्टिस. जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये अभ्यास करके आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से कोई लाभ लेना है तो. सो चलो शुरू करिए दोस्तों. आप जैसा देख पा रहे हो, यहाँ पर है धोरण 10 गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम. सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. 80 मार्क्स का पेपर है. तो सबसे पहले जो पहला सेक्शन आता है बच्चों, उसमें आपके पैराग्राफ्स आते हैं. 5 पैराग्राफ रहेंगे, हर पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और सबके 1-1 नंबर सवाल रहेंगे. ये टोटल आपको 5 पैराग्राफ में 2-2 करके 10 सवाल होंगे और हर सवाल का 1 नंबर मिलेगा. अब ये जो क्वेश्चन रहता है पहले सेक्शन ए का, वो समझ लो क्या लिखा है. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. यानी यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है आपको उसको पढ़ना है और सवालों के क्या करने हैं, आपको जवाब देना है. ध्यान से पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और कैसे आपको इसका आंसर लिखना है, आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ किलोमीटर. यहाँ पर राम सिंह रोबोट के वर्किंग फंक्शन के बारे में बात हुई है कि निश्चित त्रिज्या के किलोमीटर के दायरे में ही काम करता है. बाय द वे दिस वन इज कॉल्ड राम सिंह 070. बहरहाल इसे राम सिंह 070 के नाम से बुलाते हैं. द सेल्समैन एक्सप्लेन. सेल्समैन ने विस्तार से बताया. प्रेम चोपड़ा नोडेड. नोडेड मतलब सहमति में सिर हिलाना. द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन. यानी सेल्समैन ने, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाना. जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए हो और वहाँ पर यू वांट टू बाई अ होम थिएटर, आप चाहते हो तो वो बजा करके आपको दिखाता है. टीवी खरीदना चाहते हो तो आपको टीवी चला करके उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा ब्राइटनेस सब करके चैनल चेंज करके वो सब आपको दिखाता है. तो इस तरह के दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना. तो सेल्समैन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया द गेट. गेट यानी एक तरह की मूवमेंट है, गति है, जो चलता है रोबोट आगे पीछे. ग्रिप, ग्रिप मतलब उंगली से, फिंगर से कैसे चीज़ों को पकड़ता है, ये सब मूवमेंट्स को उसने, और कुछ उसमें पहले से फंक्शन प्रोग्राम है उनको दिखाता है. एवरीथिंग वेल ट्यून एंड फिक्स. प्रेम चोपड़ा सीम सेटिस्फाइड विद द डील. यानी सब कुछ बहुत अच्छे से क्या किया गया था, बनाया गया था, और प्रेम चोपड़ा डील से, सौदे से क्या लगे, सेटिस्फाइड लगे. अब बच्चे सवाल है. सवाल क्या है, व्हाट डिड द सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेटेड. सेल्समैन ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया. अगर आप बना पा रहे हो इसका आंसर तो आप लिख सकते हो, सवाल से ही बनेगा. द सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेटेड. और अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सीधे से ही पूरा पूरा आंसर लिखा है. यहाँ पर देखो, द सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेटेड द ग्रेट गिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन. बस यहाँ तक आपने लिख दिया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इंड कर दिया, और आपको 1 नंबर क्या हुआ, मिल गया. फिर सवाल है, वाई वाज प्रेम चोपड़ा सेटिस्फाइड. प्रेम चोपड़ा क्यों संतुष्ट हो गए. अब यहाँ नीचे लिखा है, एवरीथिंग वेल ट्यून्ड एंड फिक्स. प्रेम चोपड़ा सेटिस्फाइड विद द डील. यानी सब कुछ अच्छे से ट्यून था और फिक्स था.
इसलिए प्रेम चोपड़ा क्या हो गए, डील से सेटिस्फाइड हो गए। अगर आप सेंटेंस को बना सकते थे आप ऐसा कह सकते थे, प्रेम चोपड़ा वाज सेटिस्फाइड विद द डील बिकॉज एवरीथिंग वेल ट्यून्ड एंड फिक्स इन द रोबोट। यानी रोबोट में सब कुछ अच्छे से कार्यक्रमित था, बनाया गया था, इसलिए प्रेम चोपड़ा डील से क्या लगे, संतुष्ट नजर आए। और आप नहीं बना सकते हो तो आप पूरी पूरी लाइन लिख देना। ये ट्रिक की बात क्या है बच्चे, कि आप क्वेश्चन में देखो कि जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसमें कौन सी चीज़ आएगी। जैसे क्वेश्चन आपने ये पिछला जो क्वेश्चन आपने देखा, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिमॉन्स्ट्रेट। तो अब आपको क्या करना है कि देखो आंसर में डिमॉन्स्ट्रेट कहाँ पे है, तो आपको मिल गया भैया डिमॉन्स्ट्रेट है। तो आपको जहाँ से आंसर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये बात सही है, वो पूरी लाइन आप क्या करो, लिख दो। अगर आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड जिस लाइन में मिल रहे हैं, आगे पीछे के 2 लाइन आप लिख ही दो दोस्त, क्योंकि वो आंसर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। तो सामने वाला क्वेश्चन चेक करने वाला, हम सब खुद ही कॉपी चेक करते हैं, अगर बच्चे ने ऐसा लिख दिया है, हालांकि रूल्स नहीं है कि आप केवल आप जो दिख रहा है आप लिख दो, लेकिन ऐसा लिख देने के बाद भी बच्चे का अगर 1 मार्क का है, अगर नहीं भी देने हुआ तो भी आधा मार्क दे देते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ हद तक क्या है, सही है। तो बच्चे अगर आपको डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन का आंसर बनाना नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन की लाइनें, क्वेश्चन के वर्ड्स कौन सी लाइन में पैराग्राफ में मिल रहे हैं वो लाइन और उसके आगे पीछे की लाइन लिख दें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका थोड़ा ना थोड़ा आंसर तो सही है, जिसमें अगर सामने वाले ने पूरा क्वेश्चन आपका कट भी किया तो भी आपको हाफ मार्क दे देगा। ये ट्रिक है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, क्योंकि मैंने हर साल मैं कॉपी बोर्ड में चेक करने जाता हूँ सप्लीमेंट्री, और मैंने देखा है कि किस तरह से हम लोग बच्चों को नंबर दे देते हैं। आप मैं ये ट्रिक सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बच्चे बेचारे रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं, 1 साल या 2 साल से परेशान हैं, एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ। मैं उनके लिए ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि जो है रेगुलर विद्यार्थी हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए सजेशन नहीं। ये सजेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो खासकर बेचारे दिक्कत है कि एनी हाउ वो किसी तरह से ये सब्जेक्ट को पास आउट कर पाएँ। देखो अब अगला पैराग्राफ है, I have supportive parents who understood that my interest was the environment। कहा जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव हैं और वो समझते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में है। They have never stopped me for doing what I want। जो मैं करना चाहता था वो करने से कभी उनने मुझे रोका नहीं। On my part, मेरे हिस्से से I also made sure that I did not fail my parents in any way। किसी भी तरीके से मैं मेरे पेरेंट्स को असफल नहीं होने दूंगा। I always inform them अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में मैं उनको सूचना देता था। दैट आई डिड, जो मैं करता था, एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन। और किसी भी एक्शन में कूदने से पहले उनकी सलाह ले लेता था। आई हैव टीचर्स हु टॉट मी, आई हैव टीचर्स, मेरे टीचर्स भी थे, हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग, कि चीज़ों से कैसे हमें डील करना है। दे आल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे मानवता का भी पाठ पढ़ाया, विनम्रता का भी पाठ पढ़ाया। सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश आर एगोरेंट, जिससे मैं जिद्दी और घमंडी न बन जाऊँ। एंड स्टार्ट थिंकिंग, और सोचना शुरू कर दूँ कि आई वाज सुपरस्टार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। क्यों बड़ा सुपरस्टार हूँ? बिकॉज आई वाज डूइंग ऑल दिस इन्वायरमेंट, कहा ये सब पर्यावरण का काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को सुपरस्टार ना समझ लूँ, घमंडी जिद्दी ना बन जाऊँ, इसके लिए उन्हें मुझे विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। दे टॉट मी टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, कहा कि उन्होंने मुझे सिंपल रहना, साधारण रहना और हमेशा सीखते रहने को सिखाया। आई एम नॉट एन एक्टिविटीज, मैं कोई बहुत बड़ा कार्य करता नहीं हूँ। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एक पर्यावरण प्रेमी है। तो बच्चे आपने देखा कि जिस तरह से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, और लेट सी द क्वेश्चन, हाउ डिड ह्यूमिलिटी हेल्प अरुण, हाउ डिड ह्यूमिलिटी हेल्प अरुण इन हिज कैरियर, ह्यूमिलिटी ने अरुण को उसके कैरियर में कैसे मदद की। तो यहाँ पर आप देखो, दे आल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश एंड एरोगेंट, स्टार्ट थिंकिंग आई वाज अ सुपरस्टार बिकॉज आई एम डूइंग दिस इन्वायरमेंट वर्क। तो अगर आपको इसका आंसर बनाना आना आता है तो आप बना सकते हो, और नहीं बनाना आता है तो आप ऐसा भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। ये श्योरिटी नहीं कि पूरा पूरा एक ही नंबर मिल जाए, और कई बार आपको पूरा पूरा नंबर मिल भी सकता है। यानी आप इसको अगर बनाते तो कैसे बनाते, यानी हाउ डिड ह्यूमिलिटी हेल्प अरुण इन हिज करियर, तो आप कह सकते थे कि ह्यूमिलिटी हेल्प अरुण इन हिज करियर
so that he did not become snobbish or arrogant and start thinking he was a superstar because he was doing all in one। यानी जहाँ जहाँ आई था वहाँ पे आपने ही कर दिया, आपका सेंटेंस क्या हुआ, बन गया। नाउ अब अगले सवाल पे चलते हैं। हु हेल्प अरुण इन बिल्डिंग हिज कैरियर, किसने अरुण को उसके कैरियर को बनाने में मदद की। तो पहली बात इन्होंने कहा था सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, और दूसरा टीचर्स उनकी हमेशा एडवाइस लेते थे, और टीचर्स ने इनको क्या सिखाया था कि मेरे टीचर्स थे हु टॉट मी, उन्होंने मुझे चीज़ों से कैसे गुजरना है वो भी उनने क्या किया था, सिखाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर दो लोगों ने मदद की, एक तो इनके पेरेंट्स ने मदद की और दूसरे किसने, टीचर्स ने मदद की, और दूसरे किसी का जिक्र है नहीं है। तो आप यहाँ पर जब भी हु से क्वेश्चन बने तो जो आंसर वाला वर्ड है वो की वर्ड आप लिख दो, जैसे अरुण्स पेरेंट एंड हिज टीचर्स हेल्प अरुण इन बिल्डिंग हिज कैरियर। अरुण्स पेरेंट एंड अरुण्स टीचर, अरुण्स पेरेंट एंड हिज टीचर्स हेल्प्ड अरुण इन बिल्डिंग हिज कैरियर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपका बन गया। नाउ नेक्स्ट पैरा है, द गुड लॉर्ड वाज एक्सट्रीमली बिजी दोज, अच्छे वाले भगवान उन दिनों बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। ही वाज इनटू हिज 6th डे ऑफ ओवर टाइम, वह अपने काम अतिरिक्त काम के छठे दिन पर थे, वह अपने अतिरिक्त काम के छठे दिन पर थे। व्हेन ही वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन एन एंजल अपीयर्ड एंड कमेंटेड, जब वह पूरी एकाग्रता से के साथ कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे तो एक एंजल प्रकट हुआ और उसने कमेंट किया, यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर प्राणी, इस प्राणी को क्रिएट करने में आप बहुत वक्त लगा रहे हो। अब सवाल है हाउ वाज लॉर्ड वर्किंग, हाउ वाज लॉर्ड वर्किंग, लॉर्ड कैसे काम कर रहे थे। तो बेटा पहली ही लाइन में अगर आप देखोगे तो पहली ही लाइन में इसका आंसर सीधे सीधे लिखा है। सवाल क्या था, हाउ वाज लॉर्ड वर्किंग, द गुड लॉर्ड वाज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे, ये लाइन छोड़ दें। ही वाज इनटू हिज 6th डे ऑफ ओवर टाइम, ये भी छोड़ दें। अब ही वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन, यानी आपको आंसर में क्या लिखना है, द लॉर्ड, ही की जगह क्या लिखना है, ही वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन, यहाँ आपको लिख देना है लॉर्ड वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन, यानी भगवान पूरी एकाग्रता से काम कर रहे थे। ओके, द एंजल कमेंटेड दैट, अब ये खाली जगह है कि एंजल ने क्या कमेंट किया, तो यहाँ पर आप एन एंजल अपीयर्ड एंड कमेंटेड, तो कमेंटेड वाला वर्ड छोड़ देना है, तो यहाँ से आप लिखना है द एंजल कमेंटेड दैट। अब बच्चे ये इनडायरेक्ट में लिखा है तो यू आर क्रिएटिंग, या तो अब यहाँ चूंकि दैट लिख गया है तो आपको यहाँ पे से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यू की जगह आपको ही लिख देना पड़ेगा और प्रेजेंट का पास्ट कर देना पड़ेगा। दैट ही वॉज टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर, बस दैट कंजक्शन यहाँ पे लिखा है, इसके आगे ये लाइन आपको लिख देना है यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर, इस लाइन की जगह लिख देना है ही वॉज टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में लिखा है द एंजल कमेंटेड दैट। अगर आप यहाँ पर दैट नहीं लिखना होता, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेटा यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस एज इट इज लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, कोई नंबर आपका काटेगा नहीं। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, द बेसिक फार्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर और गन पाउडर हैज़ रिमेन्ड अनचेंज फॉर सेंचुरीज, यानी बारूद बनाने का जो आधारभूत फार्मूला है, सूत्र है, वो सदियों से बदला नहीं है, अनचेंज बदला नहीं है। इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75, 15 एंड 10 बाय द वेट, यानी कहा ये क्या, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, ये पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का 75, 15 और 10 वजन के अनुपात का वजन का अनुपात है, यानी अगर 100 ग्राम आपको ये बनाना है, क्या बोलते हैं, आपको गन पाउडर बारूद बनाना है तो 75 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और 15 ग्राम चारकोल और 10 ग्राम सल्फर, तो 100 ग्राम आपका बन जाएगा गन पाउडर। इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट कम्बिनेशन, यह एकदम बिल्कुल से एकदम सही कम्बिनेशन है, सही संयोजन है, एज इट इज जिस तरह से बनाया गया है, एंड नो फर्दर इम्प्रूवमेंट और अल्ट्रेशन नीड टू बी, यानी कोई भी आगे का कोई सुधार, अल्ट्रेशन मतलब चेंज की ज़रूरत ही नहीं बनी कि अब इसमें कोई सुधार किया जाए, कोई चेंज किया जाए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एकदम सही ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब बच्चे यहाँ पर आप देखो कि अब फिर से यहाँ पर इसके लिया है सवाल,
हैज रिमेन्ड अनचेंज फॉर सेंचुरीज, डैश हैज रिमेन्ड अनचेंज, खाली जगह भरनी, कौन सी चीज़ नहीं बदली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो द बेसिक फार्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर। आपको लिखना क्या है बेटा, द बेसिक फार्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर आर गन पाउडर हैज रिमेन अनचेंज फॉर सेंचुरीज, पूरा लाइन नहीं लिखा। तो शुरू में आपको लिखना है बेटा कितना है, बस इस खाली जगह में लिखना है द बेसिक फार्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर आर गन पाउडर, उसके बाद हैज से आगे लिखा है हैज रिमेन अनचेंज फॉर सेंचुरीज। अब अगला सवाल इसमें है, क्या सवाल है इसमें कि गन पाउडर इज मेड ऑफ, गन पाउडर बना है, किससे बना है, तो यहाँ आप देख रहे हो इट इज़ ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75-15-10 बाई वेट, यानी कैसे बना है आप देख पा रहे हो, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ, ये क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है आप देख पा रहे हो, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ, इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ, ये क्या है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, पोटेशियम नाइट्रेट का और चारकोल का, इट इज़ ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल एंड सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75 and 15 and 10 बाई वेट। तो आपको करना क्या है, बस यही लिख देना, यहाँ पर गन पाउडर इज मेड ऑफ, तो मेड ऑफ के यहाँ देखो ब्लेंड ऑफ लिखा ना, ब्लेंड ऑफ, तो यहाँ से ब्लेंड वर्ड हटा करके यहाँ से सीधा लिखना है गन पाउडर इज मेड ऑफ, इतना लिखा है, तो यहाँ से आपको ऑफ से सेंटेंस लेना है, ऑफ से आप पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75-10-15 बाई वेट, बस इतना लिख दिया, आपका आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया और आपको क्या हो गया, पूरा मार्क्स आपका इसका मिल जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन क्या है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है, यहाँ पर आप देखें, इन 1986 1896 में, इन 1896 I moved on to the Cambridge School of Young Ladies in Massachusetts। मैसेच्यूसेट्स में युवा लेडीज़ के लिए, नवयुवती महिलाओं के लिए जो कॉलेज था कैम्ब्रिज, वहाँ पर स्कूल में गई। दिस वाज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट, कहा दिस वाज अ रियली अ ग्रेट अचीवमेंट, यानी यह मेरे लिए सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि थी। दिस वाज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी who was blind, deaf and could barely produce sound for communication। कहा मेरी जैसी लड़की के लिए, मेरी जैसी महिला के लिए ये क्या था, ये बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों बड़ी अचीवमेंट थी, who could barely produce, यानी जो बड़ी मुश्किल से, पहली बात तो ब्लाइंड थी, बहरी थी, अंधी बहरी थी, और कुड बियरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन, ने बातचीत करने के लिए बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल पाती थी। आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, मैंने पोएम और स्टोरीज लिखना शुरू किया। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षा से एकदम थोड़ा सा पहले, आई लॉस्ट माई फादर, मेरे पिताजी नहीं रहे। आल्दो इमोशनली डिस्टर्ब, यानी भावनात्मक रूप से मैं बहुत परेशान थी। आई डिड माई बेस्ट इन एग्जाम, फिर भी परीक्षा मैंने बहुत अच्छा किया। अब बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड हेलन राइट, हेलन ने क्या लिखा, तो बेटा ढूंढो, हेलन ने कहा आई राइट कोई वर्ड लिखा है, यहाँ लिखा आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, तो आपको क्या करना है, हेलन राइट्स पोएम्स एंड स्टोरीज, बस इतना आपको लिख देना है कि हेलन राइट्स पोएम्स एंड स्टोरीज। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाई वाज हेलन डिस्टर्ब बिफोर द एग्जाम, तो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आप चाहे तो बना सकते हो, तो बना सकते थे हेलन वाज डिस्टर्ब बिफोर द एग्जाम बिकॉज ही लास्ट हर फादर, बिकॉज सी लास्ट हर फादर, या नहीं लिख पाते हो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, हेलन वाज डिस्टर्ब बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज सी लास्ट हर फादर, हेलन एग्ज़ाम से पहले डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि उनके पिता नहीं रहे थे। क्योंकि आप देख ही रहो कि आल्दो इमोशनली आई डिस्टर्ब, तो यहाँ पर बस आपको क्या लिख देना है कि सी वाज डिस्टर्ब बिकॉज सी लास्ट हर फादर, वो डिस्टर्ब थी क्योंकि उनने अपने पिता को खो दिया था। अब बच्चे, अब यहाँ पर शॉर्ट नोट आता है, आसान से क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट नोट में कैसा है कि बेटा हर चैप्टर में कुछ न कुछ शॉर्ट नोट हो, जैसे राइट शॉर्ट नोट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन ड्रीम ऑफ रेलवे स्टेशन, ड्रीम ऑफ रेलवे स्टेशन ट्रू, यानी रेलवे स्टेशन बनाने का जो सपना था वो क्या हुआ, साकार हुआ। तो क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर आपको शॉर्ट नोट नहीं आ रहा है, स्टोरी आपको चैप्टर की पता है, 6 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं,
उन क्वेश्चंस का भी अगर आप थोड़ा थोड़ा आंसर बनाओगे तो भी शॉर्ट नोट आप लिख पाओगे। 3 नंबर का शॉर्ट नोट है। और दोस्तों पहला ही चैप्टर है, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक ही चैप्टर में 3 से 4 शॉर्ट नोट ज़्यादा रहते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में एक या 2 ही शॉर्ट नोट रहते हैं। तो हर चैप्टर 6 चैप्टर में से एक 2 शॉर्ट नोट तो आप जरूर याद कर लें। और जो भी शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर का आपको याद है, दूसरा ही कोई शॉर्ट नोट अगर आ जाता है और आपने जो पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, तो उन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत आप जो भी आपको शॉर्ट नोट आता है लिख दो, आपको कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। ब्लैंक रहने से बेटा क्या है, अच्छा है, बेहतर है। आपको क्वेश्चन पेपर भरना है। अगर क्वेश्चन पेपर आप भरोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर टीचर आपको पास भी करना चाहता है, आपके थोड़े बहुत मार्क्स घट रहे हैं, अगर आपको 26 पासिंग मार्क है, आपने मान लो 24 मिल गया, आपको 22 मिल गया, अगर 4 मार्क्स आपको और मिल जाए तो आप पास हो जाओ, तो कहाँ किस बेसिस पर वो आपको मार्क्स देगा? तो अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, गलत ही लिखा है, तो उसके पास एक बार ऑप्शन है, उसको रीचेक करके उसमें थोड़े थोड़े नंबर, आधे नंबर, एक नंबर बढ़ा के 3-4 क्वेश्चन में आपको पास भर का नंबर दे सकता है। और देते हैं लोग, करते हैं बेटा, इसलिए बिल्कुल डाउट में ना रहो कि आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो लोग आपको इस तरह का ट्राई करेंगे कि आपको फेल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अब ये अगला क्वेश्चन जो है, राइट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू आर फॉल्स, सही है या गलत है। ये क्वेश्चन अगर आपको देखो स्टोरी के रहेगा, अगर आप सेंटेंस को समझ पाते हो तो किताब की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे लिखा है, प्रेम चोपड़ा थ्रेटेन टू डिफ्यूज द रोबोट, प्रेम चोपड़ा ने रोबोट को धमकी दी, नष्ट कर देने की धमकी दी। तो ये सेंटेंस क्या है बच्चे, ट्रू है। क्यों ट्रू है कि सही बात है। अरुण एंड हिज फ्रेंड ऑफ फर्स्ट क्लीन द सी नियर हिज हाउस, अरुण और उसकी टीम ने, उनके दोस्तों ने सबसे पहले उनके घर के करीब समुंदर था उसको साफ किया था। ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? रियली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि समुंदर नहीं था, उनके घर के बाजू में तालाब था। ठीक है। द हाउस होल्ड मैच इज स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि बताया था, क्योंकि इसमें हीट लाइट सब कुछ होता है, इसलिए स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस है। हेलन केलर कुड नॉट कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, गलत है, वो पहली ग्रेजुएट महिला बनी थी, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। यानी पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। इस तरह से आपने देखा कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। आपको कुछ न कुछ अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो TF तो लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, अगर सही हो गया तुक्के में भी तो भी आपको मार्क मिल जाएगा, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अब सेक्शन बी जो शुरू होता है बेटा, सेक्शन बी में क्या आता है, आपका पोयम आता है, और पोयम के नीचे यहाँ पर सवाल दिए रहते हैं, सवालों के जवाब देना होगा। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड अप इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड लाइक फॉन्ड ऑफ अबलब, कहा कि मेरा ये जो गीत है बच्चे, ये तुम्हारे चारों ओर बहेगा प्रेम की खुली बाहों की तरह। और उसके बाद क्या करेगा, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक किस ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के चुंबन की तरह यह मेरा गीत तुम्हारे माथे को छुएगा। व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हो गए, इट विल सिट बाय योर साइड, तुम्हारे बाजू में बैठेगा, एंड विस्पर इन योर ईयर, तुम्हारे कानों में कहेगा। व्हेन यू आर इन द क्राउड, जब तुम भीड़ में होगे, इट विल फेंस, फेंस मतलब प्रोटेक्ट, तुम्हारी रक्षा करेगा। अबाउट विथ एलोफनेस, अकेलेपन से तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो बेटा पोयम का ये स्टेंजा है, और इस स्टेंजा के बाद इसके नीचे सवाल होंगे। सवाल क्या है, जैसे What will the song do for the child when it is alone at night, यानी जब बच्चा रात में अकेले होगा तो ये जो सॉन्ग है वो क्या करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि when you are alone it will sit by your side and whisper in your ear, यानी यही बात है कि when it is alone at night, तो आप क्या करोगे कि the song will sit by द चाइल्ड साइड एंड विस्पर इन हिज ईयर, इस तरह से आप कर देते हो। और नहीं आता एज इट उतार देते हो तो भी आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला है, व्हाट विल द सॉन्ग डू व्हेन द चाइल्ड इज क्राउड, भीड़ में होगा तब क्या करेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू आर इन द क्राउड इट विल फेंस यू अबाउट द एलूफनेस, तो आपको क्या लिख देना है, व्हेन द चाइल्ड इज इन क्राउड ही विल या इट विल फेंस हिम अबाउट विथ एलूफनेस, यानी अकेलेपन से क्या करेगा, रक्षा करेगा। अब सवाल है, द सॉन्ग विल टच द हेड ऑफ द चाइल्ड, ट्रू आर फॉल्स। तो यहाँ पे लिखा है इट विल टच योर फोरहेड, फोरहेड मैंने माथा ही होता है और माथा मतलब हेड ही है, तो इस तरह से ये क्या है, ट्रू है। इस तरह से आप कर लोगे ये भी सवाल। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पैराग्राफ है
ये पैराग्राफ आपका कहाँ से आएगा, जो आपकी सप्लीमेंट्री की किताब है, सप्लीमेंट्री की किताब जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बुक, ठीक है। तो ब्लैक बुक से ये पैराग्राफ आएगा। 5 नंबर के इस पे सवाल होंगे। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल। राइटर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं कक्षा में था, कहाँ पर, एट द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक दिन मेरी जेब में 4 रुपये लेकर के मैं स्कूल की फ़ीस भरने के इरादे से स्कूल गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड दैट द टीचर हु वुड कलेक्ट द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। यानी जो मास्टर गुलाम मोहम्मद फ़ीस लेते थे उस दिन वो अनुपस्थित थे और अगले दिन फ़ीस ली जाएगी, ऐसा मुझे पता चला। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट बट वंस स्कूल गॉट ओवर, यानी पूरा दिन तक ये सिक्के मेरे जेब में शांत बैठे रहे, लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, आई वॉज ऑन माई वे दे बिगैन टू स्पीक, घर के रास्ते में मैं था और ये सिक्के बोलने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, ठीक है सिक्के बोलते नहीं हैं, दे जिंगल आर गो खनक खनक, हाँ वो जिंगल करते हैं और खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, कहा लेकिन उस दिन तो सचमुच में वो बोले थे। कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जूसी जलेबीज, कहा कि उन तुम फ्रेश ताज़ी जूसी रसीली जलेबियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद द मनी इन देयर पॉकेट एंड ईट देम, कहा कि और कैसे खानी चाहिए कि जो पॉकेट के अंदर जेब में पैसे हैं उनसे इनको खाना चाहिए। अब सवाल है, वेयर डिड द बॉय स्टडी, लड़का कहाँ पढ़ता था, तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल, तो आपको लिख देना है द चाइल्ड या द बॉय स्टडीड, क्योंकि यहाँ डिड हटाएंगे तो वर्ब की स्टडी की बजाय स्टडीड हो जाएगा। द चाइल्ड स्टडीड इन द या एट द गवर्नमेंट स्कूल, ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा, द चाइल्ड स्टडीड एट द गवर्नमेंट स्कूल। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव, तो आपने देखा तो वहाँ 4 रुपये की बात थी, तो आप क्या लिख दोगे, द बॉय हैड, क्योंकि डिड को हटाओगे तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैड। द चाइल्ड हैड 4 रुपीज़, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द बॉय नॉट पे द फीस, लड़के ने फीस क्यों नहीं जमा की। द बॉय डिड नॉट पे द फीस बिकॉज द टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद हु कलेक्ट द फीस वाज absent दैट डे, उस दिन आया नहीं थे, एंड द फीस वुड बी टेकन नेक्स्ट। अगर ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सीधे देखें, सीधे पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा जहाँ से आप लिख पाओगे। देखो यहाँ पर लिखा है, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस मास्टर गुलाम मोहम्मद वाज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड नेक्स्ट डे। आप एज इट इज़ भी लिख देते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगला सवाल इसमें है कि विच क्लास वाज द बॉय इन, बच्चा कौन सी कक्षा में था, तो शुरू में लिखा है कि 5th स्टैंडर्ड, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, तो आप लिखोगे द बॉय वाज इन द 5th स्टैंडर्ड। व्हाट डिड द कॉइन टेल द बॉय, सिक्के ने लड़के को क्या बताया, तो आप आखिरी लाइन पर ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है, सीधे सीधा लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जलेबीज आर मीन टू ईटन ओनली विद दोज मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, हाँ जो पॉकेट में पैसा है उससे जो जलेबी खाई जा सकती है वो खाना चाहिए, ऐसा उसने सिक्के ने बताया। नाउ अब बच्चे यहाँ पर एक अलग तरह का सवाल आएगा जिसमें आपको कोई डाटा रह सकता है, कोई आपको एडवर्टाइज रह सकता है, तो इस डाटा एडवर्टाइज या इंटरव्यू भी कुछ भी हो सकता है, उसको आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और समझने के बाद उसके आंसर्स आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन, बॉयज़ और गर्ल है, और यहाँ पर क्या लिखा है, पिंकॉक लिखा है, पिकॉक है,
पैरट है, कुक्कू है, पिकॉक, पैरट, कुक्कू, डब, स्पैरो, ये बर्ड्स के नाम हैं। बॉयज़ में 12 बॉयज़ जो है पिकॉक और 5 पैरट, कुक्कू 3, डब 2, 7। गर्ल्स में देखो 8 पिकॉक, 12 पैरट, 2 कुक्कू, 0 डब और यहाँ 3 जो है स्पैरो, यानी इनके पास इतना है। अब लिखा है विच बर्ड्स डू मोस्ट चिल्ड्रन लाइक, कौन से पक्षी को ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो ज़्यादा बच्चे में लड़के और लड़की दोनों आ गए। तो आप देखो कि कौन सा ऐसा कॉमन चीज़ है, विच बर्ड्स डू मोस्ट चिल्ड्रन लाइक, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको दोनों ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पक्षी है जो कॉमन है, जिसको दोनों ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के द्वारा जो ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पक्षी है, आप देख सकते हो क्या है, पैरट है। क्योंकि बॉयज़ में 5 बच्चे पैरट्स को पसंद करते हैं और 12 किसको पसंद करते हैं, 12 गर्ल्स भी 12 गर्ल्स भी पैरट को पसंद करती हैं। अब हाउ मेनी गर्ल्स लाइक पैरट, कितनी लड़कियां पैरट को पसंद करती हैं, 12 गर्ल्स। विच बर्ड डू चिल्ड्रन लाइक द लिस्ट, सबसे कम पसंद किया जाने वाला कौन सा है, डब। देखो लड़के भी 2 पसंद करते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पसंद करती, तो डब हो गया। डू गर्ल्स लाइक डब, क्या पसंद करती, नो गर्ल्स डू नॉट लाइक डब। हाउ मेनी बॉयज़ लाइक स्पैरो, कितने लड़के, तो यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 बॉयज़ लाइक स्पैरो। तो बच्चे इस तरह से आप इसका कर सकते हो। नेक्स्ट वन आपका क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में 2 लोगों के बीच में क्या है, बातचीत है। उस इंटरव्यू को आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद क्वेश्चंस का आपको क्या देना है, आंसर देना है। आप देखो, रीड द इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। इंटरव्यूअर और सानिया के बीच में बात हो रही है। इंटरव्यूअर ने कहा आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सानिया ने यस आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट, कहा इंटरेस्ट लेती हूँ स्पोर्ट में, कहा बहुत खेलती हूँ मैं। इंटरव्यू ने कहा व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक फील लाइक टू बेस्ट, सबसे अच्छा खेल आपको कौन सा लगता है। सानिया ने कहा मुझे टेनिस सबसे अच्छा लगता है। इंटरव्यू ने कहा कब खेलती हो टेनिस, तो कहा अक्सर खेलती हूँ, संडे को खेलती हूँ और हॉलीडेज़ को खेलती हूँ। इंटरव्यू ने कहा विथ हुम डू यू यूजुअली प्ले टेनिस, किसके साथ अक्सर खेलती हो। सानिया ने कहा आई हैव अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स एंड वी ऑल मेड मैड आफ्टर टेनिस, कहा 5 दोस्तों का हमारा जो है ग्रुप है और हम सभी टेनिस के लिए क्या हैं, पागल हैं, यानी हम सब क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। इंटरव्यू ने पूछा इज देयर टेनिस कोर्ट नियर योर हाउस, कहा टेनिस का मैदान है आपके आसपास। नो इट इज़ लिटिल फार, थोड़ा दूर है। बट आवर टेनिस थ्रस्ट मेक्स अस फील नो डिस्टेंस, कहा जो हमारी टेनिस खेलने की प्यास है उससे हमें दूरी का कुछ पता नहीं चलता। इंटरव्यू ने कहा डोंट थिंक यू दैट इट्स इंटरफियर स्टडीज, क्या लगता नहीं कि ये पढ़ाई में तुम्हें डिस्टर्ब करता है। सानिया का नॉट एट ऑल ऑन द कॉन्ट्री इट रिक्रिएट्स मी, कहा कुछ नहीं है, ये तो मुझे और भी ज़्यादा रचनात्मक बनाता और भी आनंदित करता है, पढ़ाई से मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है हु इज़ इंटरेस्टेड इन टेनिस, तो पहले ही लिखा था सानिया ही है ना कि मैं अक्सर, तो यहाँ पर हु की जगह क्या लिख दोगे आप, सानिया। फिर व्हेन इज टेनिस प्लेड बाय सानिया, सानिया के द्वारा कब, तो आई ऑफन प्ले टेनिस संडे एंड हॉलीडे, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, टेनिस ऑफन, यहाँ से आप पूरा लिख सकते हो, ऑफन प्लेड टेनिस ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, या संडेज एंड हॉलीडेज। व्हाट मेक्स देम फील नो डिस्टेंस, यहाँ लिखा है द टेनिस थ्रस्ट मेक्स फील नो डिस्टेंस। अगला सवाल है विथ हुम डज सानिया प्ले टेनिस, तो वहाँ पर बताया है कि ऊपर आपने देखा है कि ग्रुप है 5 दोस्तों का, आई हैव अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स वी ऑल मैड आफ्टर टेनिस, यानी 5 दोस्तों का ग्रुप है जो सभी क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे हम सेक्शन सी पे आ गए और सेक्शन डी, और इस बात खत्म हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आप देखो सेक्शन सी में आपको फंक्शन मैच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन, मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंस, यानी आपको लैंग्वेज फंक्शन मैच करना है। दोनों ओर का सेंटेंस आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा फंक्शन सही है, क्या बात है और किससे जोड़े मिलेगा। देखो एक आध सही आप पकड़ने का प्रयास करिए, बाकी 2 तो आपके तुक्के भी लग सकते हैं। संजय हु इज़ माई कजिन सिंग्स वेल, तो बेटा जब भी किसी मनुष्य का नाम लिखा रहेगा, मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ गए, और उसके बाद हु लिखा रहेगा और उसके बारे में कुछ बात, कोई तारीफ की रहेगी, तो हमेशा वो होगा डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो देखो इसमें है डिस्क्राइबिंग पर्सन, आप देख पा रहे हो सी वाला आंसर डिस्क्राइबिंग पर्सन है। द रिजल्ट वर डिक्लेयर लास्ट वीक, जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा तो आप समझ जाना, एक्टिव वॉइस में लिखा हो चाहे पैसिव वॉइस में लिखा हो, कोई काम किया गया हो तो हमेशा होगा डिस्क्राइबिंग एक्शन।
हुर्रे वी हैव गॉट इट, जब भी हुर्रे वाओ एलास आएगा तो हमेशा एक्सक्लेमेशन होगा, इमोशन होगा। तो आप देखो ये क्या है, एक्सप्रेसिंग इमोशन। तो आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे चूज राइट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। दो लोगों के बीच में बात हुई है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे के लिए ब्रैकेट में फंक्शन दिया और उसने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पुलिस ने शॉपकीपर से कहा डज दिस मैन कम हियर, क्या ये आदमी यहाँ आता है। शॉपकीपर डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी, जब भी बच्चे फ्रीक्वेंसी आएगा तो उसमें ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन या बार बार होता है उसका रिपीटिशन होगा। तो नो ही डज नॉट कम हियर, तो यहाँ पर ऐसा कोई यस ही ऑफन कम्स, यस ही ऑफन कम्स, हाँ वो अक्सर यहाँ पर आता है। नो ही ऑलवेज कम्स हियर, नहीं वह हमेशा आता, क्योंकि यहाँ पर सही क्या है, बी सी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर जब उसने पूछा कि आता है तो क्या कह, नहीं वह हमेशा आता, उसने ऐसा नहीं कहा था पुलिस ने कि आता है कि नहीं आता। डज दिस मैन कम हियर, क्या यहाँ आता है, तो सही जवाब है यस ही ऑफन कम्स हियर, हाँ वह यहाँ अक्सर आता है। अब देखो रेखा बहन ने कुछ कहा, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, खाली समय में क्या करते हो। डिस्क्राइबिंग अल्टरनेटिव, जब भी बच्चे अल्टरनेटिव होगा तो वहाँ पर आइदर आर, नाइदर नॉर या और विकल्प ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड एंड राइट समथिंग, आई वुड लाइक टू वॉच डिस्कवरी चैनल। यहाँ पर देखो आई आइदर रीड माई बुक आर वॉच टीवी, या तो मैं किताब पढ़ लेती हूँ या तो क्या करती हूँ, टीवी देख लेती हूँ। क्लियर हुआ। डॉक्टर इंक्वायरी जनरेटर, डॉक्टर के पास जाते हो, जनरली जो सवाल पूछ ले, यानी कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो सामान्य सवाल हो और जिसका आंसर मेल खाता हो, वही सही क्वेश्चन होगा। When do you go to bed last night, तो आई एट पिज्जा, इसका अर्थ नहीं है। Why did you eat पिज्जा, तुमने पिज्जा क्यों खाया, मैंने खाया, इसका भी आंसर नहीं। What did you eat last night, कल रात को तुमने क्या खाया था, सही क्वेश्चन यही है, कल रात को तुमने क्या खाया था, तो आंसर मिल गया आई एट पिज्जा लास्ट नाइट, यानी आई एट पिज्जा, यानी सही आंसर आपको मिल गया। अब अगला सवाल होगा कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फोकसिंग ऑन द फंक्शन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में फंक्शन से आपको लिखना है, जैसे लिखा है माई हाउस इज डिस्क्राइबिंग लोकेशन, तो स्थान बताना है कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। तो बेस्ट ऑफ लक, एक्सक्यूज मी, इट इज़ इन द मार्केट, बाजार में, नियर द स्टेशन, तो सही लोकेशन कहाँ पे है, नियर द स्टेशन। माई हाउस इज नियर द स्टेशन। क्लियर, ओके। अगला है नेहा इंक्वायरी एज ए नेचर, कोई भी सवाल बने जिसका आंसर सही मिले। गीता आई लिव इन गांधीनगर सोसाइटी, मैं गांधीनगर सोसाइटी में रहती हूँ, तो जरूर पूछाओगे कहाँ रहती हो। अब देखो वेयर विल यू लिव, ये नहीं होगा, है तो अर्थ क्योंकि फ्यूचर में लिखा है और आंसर क्या दिया है, प्रेजेंट में दिया है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करती हो, ये भी नहीं है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। वेयर डिड यू लिव इन 2000, ये भी क्वेश्चन गलत है क्योंकि पास्ट में पूछा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में लिया है आई लिव इन गांधीनगर सोसाइटी, तो सही आंसर क्या है, वेयर डू यू लिव। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, कृति डांस वेल इंडिकेटिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब विरोधक अर्थ आना चाहिए, कंजक्शन दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, बट, येट, स्टिल, ऐसा कुछ भी आना चाहिए इसमें विरोधी अर्थ हो। कृति ने अच्छा डांस किया, दो सी वाज गिवन द ट्रॉफी, यद्यप उसे ट्रॉफी मिली, ये तो विरोधी अर्थ नहीं है। सो सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, ये भी विरोधी अर्थ नहीं है। बट सी वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर द फाइनल कंपटीशन, फाइनल कंपटीशन के लिए उसको चुना नहीं गया। अच्छा डांस किया तो चुना जाना चाहिए, लेकिन नहीं चुना गया, तो बट जो कंजक्शन है वो विरोध को दर्शा रहा है, इसलिए ये सेंटेंसेस में सही है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हैं और 3 खाली जगह हैं। एक कहीं पर भी कुछ भी आप अंदाजे से भी लिखोगे तो भी सही जाएगा, किताब के अकॉर्डिंग होगा। वी शुड वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे, हाईवे पर चलाते समय हमें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट, ध्यान रखना चाहिए। मेनी ऑफ अस एवॉइड ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव आवर व्हीकल किल, हम में से ज़्यादातर लोग ट्रैफिक रूल को अनदेखा करते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। अब ये लास्ट ही बचा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट संडे, ही वॉज अ पायोनियर बिजनेस, पायोनियर मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन था डायमंड मार्केट में, लेकिन वो रहा नहीं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर कंसंट्रेट, फिर एवॉइड, फिर पायोनियर, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब ये नियरेस्ट मीनिंग आएगा आपका सप्लीमेंट्री के बुक से होगा। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, अब इसके लिए क्लेवर, पावरफुल, वीक, कॉम्पिटेंट। क्लेवर चालाक, पावरफुल शक्तिशाली, वीक कमजोर, कॉम्पिटेंट मान योग्य, तो यहाँ पे क्या सही है, पावरफुल। रीजन का मतलब कारण,
एग्री माने सहमत होना, काज मतलब कारगर, आर्गू मतलब तर्क करना, एक्सप्लेन मतलब बताना, तो क्या होगा कॉज। रिफ्यूज का मतलब मना करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और रिजेक्ट का मतलब मना कर देना। ठीक है, अब नाउ सेक्शन डी आ गया बच्चे। पहले सेक्शन डी में जो इनडायरेक्ट स्पीच आता था उसको बनाना होता था, लेकिन अभी आपको बनाना नहीं है, खाली जगह भरना है। आपको पहले से बना दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, फिर आपको भरना होता है। देखो, बिहार और तर्जनी के बीच में बात हो रही है। बिहार ने कहा लेट्स गो फॉर वॉक, चलो टहलने चलते हैं। तो तर्जनी ने कहा वेयर शैल वी, कहाँ जाएंगे। बिहार ने कहा जलाराम मंदिर की ओर जाएंगे। तर्जनी का वाटर वंडरफुल आइडिया, कितना अद्भुत विचार है। तो बच्चों, जब भी डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं, हमको देखना होता है कि जो सामने वाला सेंटेंस है वो किस तरह से है। लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस तो प्रपोज टू, सजेस्टेड टू आना चाहिए, दैट, दे शुड, कंजक्शन आना चाहिए। और अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे देखो, बिहार आ सेट सजेस्टेड, तो क्या आएगा बच्चे, क्लियर है। लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा, सजेस्टेड, तो यहाँ पे आ गया सजेस्टेड। और तर्जनी आस्क्ड हिम वेयर दे शुड आया तो शुड के साथ ऑलवेज आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी भी सेकंड और थर्ड नहीं होगी। मॉडल एक्चुअली है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए गो। बिहार रिप्लाइड, अब बिहार रिप्लाइड, जब रिप्लाइड है तो अफर्मेटिव आंसर है, तो हमेशा कंजक्शन रिप्लाइड के साथ दैट ही आता है। दे वुड गो जलाराम मंदिर। तर्जनी टोल्ड एक्सक्लेम विथ हैप्पी, अब यहाँ पर एक्सक्लेम आएगा क्योंकि सेंटेंस में आपने देखा था कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क अगर रहेगा तो हमेशा सेंटेंस को सेट टू को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ये 2 नंबर बिना किसी प्रयास के आसानी से मिल जाने वाले हैं। अब देखो अगला, ज्वाइन द सेंटेंस, हम लोग एकदम पेपर खत्म करने के करीब हैं, तो थोड़ा बने रहे वीडियो के अंत तक। ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन, जय सिंगिंग, अजय सिंगिंग, जय गा रहा है, अजय गा रहा है। अब एंड बट आर, एंड माने और, बट माने लेकिन, आर मतलब या। तो यहाँ पर एक गा रहा है, दूसरा भी गा रहा है, तो हम बना देंगे सेंटेंस जय एंड अजय आर सिंगिंग, जय एंड अजय आर सिंगिंग। वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे, तो अन्यथा के लिए क्या आएगा, अदरवाइज। बट विरोधी अर्थ है, सो मतलब इसलिए। ही हैज़ लॉस्ट द गेम, आई डू नॉट नो द रीजन, वह गेम हार गया, मुझे कारण नहीं पता। यहाँ पे देखो हु, हुज, वाई, कारण के लिए हमेशा क्या आता है, वाई, क्या आता है, वाई। तो अब वाई आता है तो क्या करना है आपको कि अब वाई आता है तो आपको सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करना, आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन वाई ही हैज़ लॉस्ट द गेम, इस तरह से आपको लिखना है। फिर अब अगला देखो, रिराइट द पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्दों से आपको क्या करना है, भरना है। तो आप देखो, मिस्टर राजू हैज़ बीन लिविंग इन आवर सोसाइटी फॉर एट फ्रॉम मेनी ईयर्स, जब आया कब से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, फॉर। इट दो अंटिल नो वन, फिर भी उनको कोई नहीं जानता, तो एट आएगा। एंड बट बिकॉज ही हैज़ लैक ऑफ सोशल, क्योंकि सामाजिक अटैचमेंट उनका नहीं है, इसलिए उनको कोई जानता नहीं है। तो ये खाली जगह है बेटा, अपने हिसाब से आपको भरना है, नहीं भी आए तो भी कोई ना कुछ भरो, और भरने से आपको बेनिफिट क्या होगा, सही गलत कुछ न कुछ आपका लगे ही, कुछ न कुछ नंबर आप पाओगे। अब है मोहन ओपन द डोर, द वॉचमैन गेव हिम द कीज एंड मोहन टुक द कीज। अब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है क्योंकि लिखा है द डोर वाज ओपन बाई मोहन। तो वॉचमैन गिव हिम द कीज, आपको पता है जब भी पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखना होता है, सब्जेक्ट। द वॉचमैन यहाँ सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, द कीज भी ऑब्जेक्ट है। हिम से बनाओ तो ही वाज गिवन द कीज बाय द वॉचमैन, मोहन टुक द कीज वर टेकन बाय द मोहन। ठीक है, अब इसके बाद अगला है अशोक इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ बिगिन आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जहाँ पर अशोक है वहाँ पे आपको लिखना है आई। तो अगर अशोक की जगह आपने क्या लिख दिया, आई, तो इज की जगह क्या हो जाएगा आपका, एम, क्या हो जाएगा, एम। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही की जगह हमेशा क्या होगा, यहाँ पर होगा आई, और नोज में से एस हट जाएगा, एस क्या करो, हटा दो। तो आई नो माई राइट्स एंड ड्यूटीज़ वेल, हिज की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पर, आई के साथ माई। पीपल कॉल हिम, हिम की बजाय आप लिखोगे मी, एन इंडियन, बस इतना ही कर दोगे, इस तरह से आपका ये हो गया। अब ये सिलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज अ फ्रेज एज आंसर, यानी अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको सवाल चुनना, ऐसा सवाल चुनना है जिसका आंसर आपको अंडरलाइन वर्ड ही मिले। द पेशेंट हैज़ टेकन अ लिटिल फ्रूट जूस, थोड़ा सा फ्रूट जूस पेशेंट ने आज पिया है, कितना पिया है, थोड़ा सा। तो हाउ मेनी फ्रूट जूस, तो ये नहीं होगा। हु हैज़ टेकन फ्रूट जूस, कौन पिया। हाउ मच फ्रूट जूस डिड द पेशेंट टेक टुडे, कितना लिया है, ये भी नहीं होगा। हाउ मच फ्रूट जूस हैज़
द पेशेंट टेकन टुडे, ये क्या है आपका सही आंसर है। क्यों, उसका रीजन है, आप समझो। यहाँ पर डिड आ गया है तो डिड तो नहीं होगा सी वाले में, क्योंकि यहाँ पर हैज लिखा है। तो हैज वाला क्या है, हाउ मच फ्रूट जूस हैज द पेशेंट टेकन टुडे, अ लिटिल। ठीक है, दैट इज द राइट क्वेश्चन। मीनल विल रिटर्न योर बुक ऑन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे अगले संडे को लौटाएगी। तो व्हाट विल मीनल डू नेक्स्ट संडे, क्या करेगी। तो ये समय का हमें बताना है, समय हमेशा किससे शुरू होता है, व्हेन से। व्हेन डिड मीनल रिटर्न योर बुक, दैट इज द राइट आंसर। अब उसके बाद है मिहिर सा अ हिंदी फिल्म लास्ट वीक, लास्ट वीक मिहिर ने एक हिंदी फिल्म देखा। क्या देखा, अ हिंदी फिल्म। व्हाट डिड मिहिर सी लास्ट वीक, लास्ट वीक मिहिर ने क्या देखा। तो जब भी बच्चे सवाल क्या के अर्थ में आए, व्हाट से आप बना लो। अब बच्चों इस तरह से आ गया सेक्शन ई, और इस तरह से पेपर ख़त्म हो गया। आपको होली पे निबंध लिखना है, माय फेवरेट फेस्टिवल पे। आप बच्चे जो भी निबंध आता है आप कुछ न कुछ लिखें, थोड़ा बहुत मिला जुला के आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर है एक विजिट टू पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी आप देखने जाते उस पे से है। द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग मदर, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्किंग मदर वाला प्रॉब्लम पर। तो ये अक्सर आप चैप्टर से रिलेटेड 5-6 चैप्टर जो है, टीचर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ट्रीज़ हो गया, और रोबोट्स हो गया, और माई विलेज ड्रीम विलेज, इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ऐसे। अब इसके बाद इसमें एक ईमेल आता है, छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है, जैसे आप लेटर लिखते थे वैसे ईमेल ही लिखना है। और एनुअल डे या अथवा रिपोर्ट आप लिख दो कि आपके स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया गया है, उसको करना। अब बच्चे एक और ख़ास ये आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये बड़ा आसान है। आप सही से चित्र को देखो और फिर कहाँ का चित्र है, क्या है, उसको आपको लिखना होता है। सबसे पहले आपको बताना होता है ये पिक्चर कहाँ है। तो आप कह सकते हो दिस इज ए पिक्चर ऑफ रेनी सीजन, बारिश के मौसम का पिक्चर है। अब दिस इज ए पिक्चर, यहाँ पर क्या है, देयर आर मेनी चिल्ड्रन, आप चित्र में आप देख सकते हो, या 4 चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड इन द रेन, बारिश में खेल रहे हैं। 2 बॉयज आर मेकिंग पेपर बोट्स इन द वाटर, प्लेइंग, पेपर बोट्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स, सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, अ फैट मैन हैज अ stick in his hand standing outside, 2 women are taken umbrella and talking, बात कर रही हैं। तो जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही आप अपनी लैंग्वेज में आप टूटा फूटा ही सही लिखें, और लिखेंगे तो 100% यू विल गेट बेनिफिटेड, आपको बेनिफिट मिलेगा। बच्चे मेरा एक ही कहने का मतलब है कि पेपर पूरा 80 मार्क का आप अटेंड करो, कुछ ना कुछ लिखो, पेपर ब्लैंक मत छोड़ के आओ। आप गलत भी लिखते हो तो भी आपको कुछ न कुछ मार्क्स मिलेगा, और आधा नंबर, एक नंबर आपके पासिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, और 100% आप वीडियो के अंत तक बने रहे हो तो 100% आई एम गारंटी कि अगर आप फॉलो करोगे ट्रिक तो 100% यू विल पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। 1-2 और पेपर का मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ।